हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल अकुमेंट क्लासेस विद कुंदन सर। आज आप लोगों को मैं थर्ड सेशन कराऊंगा प्रोनाउन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होकर के 35 तक जाता है। इसके पहले मैंने 2 सेशन करवा दिए हैं। सेशन फर्स्ट जो कि फर्स्ट से लेकर के 10 क्वेश्चन तक है, और 11 से 20 क्वेश्चन तक आपका सेकंड सेशन है। अब हम थर्ड सेशन को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 को ही पहले देखिए, क्या गलती है इसमें, एरर क्या है। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, चाहे वो एग्जाम किसी चीज़ का हो, चाहे सी का हो, या अभी यूपी में भी इंग्लिश आने लगी यूपी के हर एग्जाम्स में, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, इवन यूपीएससी तक भी चीज़ें ये बेसिक यूज ही होती हैं। और स्कूल के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, जो स्कूल वगैरह में पढ़ाई करते हैं, वो अपनी ग्रामर को, वोकैबुलरी को और अच्छी मजबूत करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, या किसी चीज़ के बदले। इंस्टीड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ले ऑफ का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ले ऑफ OFF, इसका मतलब होता है बच्चों डिस्चार्ज करना। क्या होता है? डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस या डिस्चार्ज फ्रॉम वर्क, किसी को कहीं से निकाल देना, हटा देना। अंडरस्टूड? तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है, इंस्टीड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट। कंपनी ने क्या किया? वर्कर्स को निकालने के बदले, मतलब हटा देने के बदले, कंपनी ने उनसे बोला कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब अपने स्वेच्छा से, वॉलंटरी का मतलब विलिंगली होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट अवेल कर सकते हो। अवेल का मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट का फ़ायदा उठा सकते हो, यही बोला जा रहा है ना क्वेश्चन में। इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है? सेंटेंस का सेंस तो पढ़ करके समझ में आ जाता है, लेकिन अगर ग्रामर आपकी अच्छी नहीं है तो इसमें एरर क्या है, गलती क्या है, ये पता नहीं चलेगा। तो ध्यान दीजिए, मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि कुछ वर्ड होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब उनको बोला जाता है। वैसे ये वर्ब के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ टीवी, सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब टीवी है ना। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जैसे कि आपको बता देता हूँ, एक्विट, अकस्टम, एडजस्ट, अडॉप्ट, एन्जॉय, absent और अवेल, अप्लाई। इसके बाद रिकॉन्सिल भी यूज किया जाता है बच्चों। रिकॉन्सिल का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अनविलिंगली, किसी को बिना इच्छा के एक्सेप्ट करना, मतलब इच्छा नहीं है आपको एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की इच्छा नहीं है, अगर उसको आप करते हो तो रिकॉन्साइल बोलते हैं। और कोई वर्ड याद आ रहा है आप लोगों को? तो एक्सर्ट एक वर्ड होता है। एक्सर्ट का मतलब होता है, देखो जैसे हम कहते हैं ना कि अपने आप को पूरा इस काम में झोंक दो, मतलब बहुत मेहनत करो, इस काम में जुट जाओ। एक्सर्ट होता है, एक्सर्ट योर सेल्फ, यू शुड एक्सर्ट योर सेल्फ इन दिस टास्क। अंडरस्टूड? तो ये वो वर्ड हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और वैसे एरर इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा कि अवेल एक ऐसा वर्ड है जिसमें प्रपोजिशन भी यूज होती है। अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अवेल के साथ प्रपोजिशन क्या यूज की जाती है? तो यहाँ पे गलती क्या क्या है? अवेल के साथ यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया गया है, 1 मिनट, लेट मी चेंज माई कलर ऑफ द पेन, 1 मिनट। ये अवेल जो वर्ड है, ये अवेल के साथ एक तो गलती इसकी प्रपोजिशन यहाँ पे होगी, मतलब अवेल और वॉलंटरी के बीच में। टू अवेल अब किससे बोला जा रहा है? वर्कर से बोला जा रहा है ना, फायदा कौन उठाएगा? वर्कर्स उठाएंगे, तो टू अवेल देम सेल्व्स होगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा? देम सेल्व्स ऑफ, मतलब प्रपोजिशन भी गलती दिया था कि प्रपोजिशन भी यहाँ पे यूज नहीं किया है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी, ये दोनों गलतियाँ। ध्यान रखिएगा, इन वर्ड के बाद ये जो वर्ब दिए गए हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इनके बाद क्या यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। कब? जब उसके बाद कोई सब्जेक्ट हो ही, सॉरी, ऑब्जेक्ट कोई हो ही नहीं, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, ये इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, मतलब सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बना देंगे, तभी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। एक चीज़ ध्यान देना, ये किस चीज़ का पार्ट है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक होता है, जब प्रोनाउन आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 होते हैं बच्चों, ईच अदर और वन अनदर। ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ईच अदर कब यूज किया जाता है? टू के लिए यूज किया जाता है, टू पर्सन्स थिंग्स, है ना, टू पर्सन या थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। 1 मिनट। और ये कब यूज किया जाता है? जब 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर टू ना बोल करके, ये क्वेश्चंस में यहाँ पे टू नहीं बोल करके यहाँ पे बोला जाता है कि 5 बहनें आपस में लड़ रही थी एक दूसरे से पब्लिक में, तो यहाँ पे अगर द 5 सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर, तब ठीक होता, एक दूसरे के सेंस में वन अनदर तब ठीक होता। लेकिन जब 2 की बात की जा रही है तो यहाँ पे बच्चों वन अनदर नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पे ईच अदर का यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? ईच अदर। गॉट इट? इट शुड बी ईच अदर। नोट डाउन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट and before the exams you just revise it multiple times.
नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि बढ़ाना, मतलब कुछ चीज़ों को और ज़्यादा सप्लाई करना और ज़्यादा देना, मतलब बढ़ाना अपने। वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। खुद को फिट रखने के लिए, देखो सेंस में तो आ रहा है टू कीप वन सेल्फ, है ना, इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, किसको फिट रहने के लिए बात की जा रही है, हमें। सब्जेक्ट वी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या यूज किया जाएगा, अवर सेल्फ यूज किया जाएगा। अवर सेल्फ नहीं होगा बच्चों, अवर सेल्स होगा, ध्यान रखिएगा, सेल्स, इसके बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया है। नेक्स्ट, मिस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, सी इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में इन्हीं के बारे में, यहाँ पे नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया जाता है। किसको किया जाता है भाई साहब, मिसेस प्रताप को। मिसेस प्रताप को क्यों, क्योंकि मिसेस प्रताप एक अच्छी टीचर है और उनको क्या किया जाता है, नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये ऑलरेडी सब्जेक्ट है, 1 मिनट 1 मिनट, तो ये ऑलरेडी मिसेस प्रताप ही इसका सब्जेक्ट है और वर्ब ये है। एक चीज़ ध्यान देना, इस सब्जेक्ट का ये जो सी यूज किया गया है, इन्हीं के लिए यूज किया गया है, ये अननेसेसरी यूज किया गया, मतलब इसका कोई यूज ही नहीं है इसमें। मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड होगा, ये सी अननेसेसरी यूज किया गया है। हाँ, अगर ये सेंटेंस दिया होता इसके बाद कोई और कंजक्शन लगा करके सेंटेंस जोड़ा जाए या इनके बारे में और कहीं पे बताया जाए, तब हम फिर से प्रोनाउन यूज करेंगे। लेकिन एक जगह पे नाउन अगर यूज कर दिए हैं बच्चों, ये नाउन यहाँ से यहाँ तक नाउन यूज किया गया है एज सब्जेक्ट, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसका वर्ब लिखेंगे। दोबारा फिर हम सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं करेंगे। इनकी बात अगर आगे सेंटेंस में कहीं और कही जाती है ना, जैसे मान लीजिए ये रहता, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, और आगे बोला जाता है कि वो कहाँ पढ़ाती हैं, है ना, सी, अगर इसमें बोला जाता है सी टीचर्स इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस में, तो सी का यूज़ हम इनके बदले करते आगे। ओके, डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, कमेंट करिएगा अगर किसी को डाउट क्लियर नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रेन, अपने खुद के बच्चों को। सेंटेंस का सेंस देखो क्या कह रहा है, गरीब व्यक्ति ने खुद को भी पॉइजन दे दिया, मतलब खुद को भी जहर दिया और अपने बच्चों को भी दिया। तो खुद को भी सेंस में क्या आएगा, हिम का मतलब तो उसका होता है या उसको होता है। ध्यान रखिएगा, इसका हम क्या यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस, यहाँ पे हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आरपी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर है और नाउन है, तो सिंगुलर नाउन व्यक्ति के लिए क्या यूज किया जाता है, हिम सेल्फ यूज किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 26, इट वॉज इन 2006, कब की बात की जा रही है, 2006 में, दैट वी फर्स्ट फ्लू टू यूनाइटेड स्टेट। फ्लू का मतलब क्या हुआ, हम उड़े नहीं, हम, फ्लू का यहाँ पे जो मीनिंग है ना, मतलब फ्लाइट से गए, इसका मीनिंग वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, हम पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स गए। तो यहाँ पे बच्चों ये एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट है एक टाइम, और जब टाइम दिया जाता है एंटीसीडेंट, तो उसके बदले यहाँ पे कंजक्शन जो यूज किया जाएगा, ये दैट नहीं होगा, व्हेन होगा। अब क्या बोलते हैं, इट वॉज इन 2006 व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट, जब, और सेंस में भी क्या आ रहा है, जब आ रहा है ना, 2006 था जब हम पहली बार कहाँ गए, यूनाइटेड स्टेट्स। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंस भी अगर आपको सेंस निकालना आता है तो नो नीड टू लर्न, नो नीड टू मग अप द रूल्स ऑफ ग्रामर, लेकिन उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, है ना। बहुत से देखोगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ग्रामर नहीं आती है, बट वो क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट करके आते हैं। बहुत से हिंदी मीडियम के बच्चों को ग्रामर अच्छी आती है, लेकिन वो क्वेश्चन अटेम्प्ट एग्जाम में नहीं करके आ पाते हैं। कारण क्या होता है कि उनको सिर्फ ग्रामर आती है, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है लैंग्वेज की। तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, सॉरी 27, इट वॉज, सॉरी, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मैं ब्रिज के नीचे ड्राइव कर रहा था, एज अ फुटबॉल हिट माई विंडोज। एज का यूज तो नेसेसरी है, मैं क्या कर रहा था, ब्रिज के नीचे ड्राइव कर रहा था। जब एक सेंटेंस के सेंस देखो, जब एक फुटबॉल मेरी विंडो पे हिट किया, तो इसके सेंस में एज का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, वैन यूज किया जाएगा। उसी समय किया ना, तो जब के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, वैन। चलो आपको बता ही देता हूँ, व्यक्ति के लिए बताया था रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम और होज यूज किया जाता है। अंडरस्टूड। विच का यूज किया जाता है बच्चों, और ऑफ विच का यूज नॉन लिविंग थिंग्स में। तो ऑफ, देखिए नॉन लिविंग थिंग्स में ये यूज किया जाता है कब, देखिए ये विच और ऑफ विच एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव केस, यानी कह सकते हो सब्जेक्ट के फॉर्म में और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो विच यूज किया जाएगा, लेकिन पोजेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, है ना, पोजेसिव केस में क्या यूज किया जाएगा, ऑफ विच। मान लीजिए ये बोला जाता है कि ये वही कुर्सी है जिसके चारों पैर टूटे हुए हैं, तो जिसके के सेंस में विच यूज नहीं करेंगे ना, ऑफ विच। अंडरस्टूड। तब वहाँ पे क्या यूज करेंगे, जिसके सेंस में, क्योंकि ये लेग्स किसके हैं, उस कुर्सी के हैं, तो यहाँ पे अधिकार दिखाया जा रहा है ना, कनेक्शन दिखाया जा रहा है, तो ऑफ विच यूज करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वेन का यूज कब करते हैं, जब हमें टाइम शो करना होता है कुछ ऐसे, ये वेन जो होता है ये टाइम शो करने के लिए कंजक्शन यूज किया जाता है। अब मैं कंजक्शन क्यों बोल रहा हूँ इसको, ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड है ना, ये कंजक्शन का भी काम करते हैं और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब दो सेंटेंस के बीच में एंटीसीडेंट का रिलेशन बताते हैं, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है। दो सेंटेंस को जोड़ते भी तो हैं, और जोड़ने का काम किसका होता है, जंक्शन का होता है, कंजक्शन का होता है। अंडरस्टूड। तो आगे चलते हैं बच्चों।
और दैट का यूज़ वो स्पेशल केसेस में होता है। तो दैट का यूज़ चलो मैं अभी बता ही देता हूँ आपको, पूरा लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। दैट का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। दैट सबसे पहले दैट यूज़ एज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से दैट कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले अगर ये जो दिया गया है, कहाँ गया आपका सेंटेंस, दैट कहाँ था, सॉरी यहाँ पे, चलिए दैट है ना, ये पार्ट, इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस, मेन सेंटेंस बोलते हैं, और इस सेंटेंस को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब ये सेंटेंस इससे कनेक्टेड होता है। ध्यान रखिएगा इस सेंटेंस में है ना, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज में अगर कहीं पे सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब बेस्ट हो गया, मोस्ट हो गया, है ना, स्मार्टेस्ट हो गया, क्लोजेस्ट हो गया, तो ये हो गया सुपरलेटिव। अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया है तब रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज किया जाएगा, दैट यूज किया जाएगा। पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है, अगर एक नॉन लिविंग थिंग्स, सॉरी एक एनिमल दिया गया है, एंटीसीडेंट में मैंने पहले बताया था एंटीसीडेंट क्या होते हैं, मेरे लेक्चर्स को स्टार्टिंग से देखना बच्चों, तब जाकर के इंप्रूव होगी आपकी इंग्लिश। एनिमल यूज किया गया है और एंटीसीडेंट दोनों हो, एनिमल भी हो और पर्सन भी हो, कोई व्यक्ति भी हो। अब देखिए जनरली तो हम एनिमल के लिए विच यूज करते हैं और पर्सन के लिए हु यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी क्या होता है, दैट का यूज होता है। अंडरस्टूड, ये दैट ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। दूसरा केस क्या होता है, दो केस हो गए दैट का यूज, और तीसरा केस क्या होता है कि दैट का और कहाँ पे यूज किया जाता है। दैट का यूज किया जाता है बच्चों, थर्ड रूल जो दैट के लिए है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज मतलब फर्स्ट क्लॉज में अगर यहाँ पे कहीं भी है ना ऑल का यूज़ किया गया है, द सेम यूज़ किया गया है, द लिटल यूज़ किया गया है, या तो फिर लिटल यूज़ किया गया है, फिर 1 मिनट कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया गया है, जैसे नथिंग, एवरीथिंग, नो वन, एवरीवन, नोबडी, द फ्यू, द लिटिल तो बता दी मैंने पहले ही, नन का भी यूज किया गया हो, नन, द ओनली, जनरली ये एग्जाम्स एक्सेट्रा लगा लो, इससे बाहर तो नहीं देता है वो एग्जाम्स में कभी, अभी तक तो मैंने इतने मल्टीपल्स एग्जाम्स दिए हैं आज तक, सर यूपीएससी तक मैंने एग्जाम दिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं देगा, इनसे बाहर कोई वर्ड्स ऐसा नहीं देगा जहाँ पे दैट, तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज में ये वर्ड का यूज किया गया है, अंडरस्टूड, तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, ना कि हु और विच। हु और विच यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे दैट यूज करेंगे। एक दो मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ आपको जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा, और ये पूरा ही दैट का मैंने यूज बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है दैट का। ये तो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, दैट का यूज सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के लिए नहीं होता है ना, दैट का यूज तो और भी होता है, कंजक्शन के रूप में भी होता है, तो ये तो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। दूसरा दैट का यूज कंजक्शन के लिए कब यूज किया जाता है, देखो जब सिंपल सेंटेंस जोड़ते हैं, जैसे आप बचपन पढ़ते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हो, है ना, अगर सिंपल सेंटेंस को जोड़ना है, रिपोर्टेड स्पीच, और यहाँ पे होता है बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब, फिर इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, दैट का यूज। कब, अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल हो, सिंपल सेंटेंस हो, या तो आप ये कह सकते हो कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर टोल्ड दिया गया है, टेल दिया गया है, सेड दिया गया है ना, या कोई सिंपल वर्ड दिया गया है, अंडरस्टूड, तो दैट का यूज यहाँ पे भी किया जाता है सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अगर ये सेंटेंस इंपेरेटिव होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव होता है, दैट नहीं आता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव यूज किया जाता है, यानी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। अगर रिपोर्टेड स्पीच मान लीजिए इंपेरेटिव भी ना हो, सिंपल भी ना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉर्मल इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर का यूज किया जाता है एड जोड़ने के लिए उसको, या फिर अगर WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसी WH वर्ड को ही क्या बनाया जाता है, कंजक्शन बना दिया जाता है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। आगे अगर इसको डेप्थ में पढ़ना है, मैं कंजक्शन की पार्ट में और नरेशन में बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूंगा आप लोगों को, है ना। ये तो मैंने इसलिए ये यहाँ पे दैट आ गया था, तो मैंने सोचा कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा, इसलिए पूरा दैट को पूरा ही एक्सप्लेन कर दो। ओके गाइस, तो अभी हम क्वेश्चन चलते हैं लेकर के। देखिए इन चीज़ों को क्वेश्चन को करने के लिए वैसे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये स्पेशली तब करते हैं बच्चे जब पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे रिवाइज होती जाती हैं। रूल्स जो होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स में ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ तो रिवाइज भी होता चलता है, अंडरस्टूड। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मेनी स्टूडेंट हैव पास द IIT एग्जाम्स, सॉरी एग्जामिनेशंस। मेनी अ स्टूडेंट, ये रूल होता है, ध्यान रखिएगा, आपको बता ही देता हूँ। मेनी के साथ जनरली नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है, और वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल, है ना। प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, अंडरस्टूड। लेकिन मेनी के साथ अगर इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन यूज किया गया हो, तब यहाँ पे क्या नाउन आएगा, नाउन जो होगा
वो काउंटेबल तो होगा, लेकिन कैसा काउंटेबल होगा, ये सिंगुलर होगा। अब जब ये सिंगुलर हो गया, देखो अब ये क्या कर देता है, मेनी के साथ जब प्लूरल आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो ये सब्जेक्ट को क्या बना देता है, प्लूरल बना देता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, तो वर्ब भी क्या होती है यहाँ पे, वर्ब प्लूरल होती है। अब ये सब्जेक्ट को क्या बना देता है, सिंगुलर बनाता है, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी, इसके लिए वर्ब क्या यूज़ की जाएगी, सिंगुलर यूज़ की जाएगी। और पॉजेसिव केस भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, ये प्लूरल बन गया, तो जो पॉजेसिव या प्रोनाउन उसमें जो यूज़ किए जाएंगे वो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग प्लूरल हो जाएंगे, और नीचे वाले के अकॉर्डिंग जो ये मेनी अ के साथ आएगा या एन के साथ जो सिंगुलर नाउन आएगा, तो ये सिंगुलर यूज़ किया जाएगा प्रोनाउन भी। तो इसमें गलती क्या है, मेनी स्टूडेंट हैव, बच्चों ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, अब ये भी सिंगुलर हो जाएगा, हैज़ नहीं, सॉरी हैव नहीं, हैज़ होगा, ये गलती। अब मैंने आप लोगों को मान लीजिए यहाँ पे ये दिया होता, मेनी स्टूडेंट हैज़ पास्ड, और यहाँ पे अपने के सेंस में देयर दे दिया होता कि देयर एग्जाम्स, सॉरी मेनी देयर एग्जाम्स, अगर ये दिया होता मान लीजिए, तो देयर ना होकर क्या होगा, यहाँ पे हिज होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, देयर तो प्लूरल है। तो गलती आपको किसी तरह से भी बना सकता है, या तो वर्ब पे गलती दे सकता है, या फिर प्रोनाउन या एडजेक्टिव, कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर दिया है ऐसे, तो वो भी गलती हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, जब मेरे सेशंस आप देखते हो तो रफ पेज वगैरह लेकर के बैठो, जो रूल्स आपको नहीं पता है उसको नोट कर लो, और जो रूल्स पता है उसको रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। इट वॉज मी, मैं ही था, इसे कहने वाला मैं ही था जो रिस्पॉन्सिबल था, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, पूरे अरेंजमेंट्स, उसकी पढ़ाई को पूरा सही तरह से खत्म, मतलब सफल पूर्वक बनाने के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रूल्स बताता हूँ, ये तो सेंस बता दिया आपको, ये कहना क्या चाह रहा है। इट के बाद अगर कोई भी इज़ या वाज, कोई टू बी वर्ब, इसको बोलते हैं टू बी वर्ब, अगर ये दिया गया है, फिर आगे रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है, हु दिया गया है, या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है आगे एंटीसीडेंट क्या है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है, फिर आगे इसके बाद सबऑर्डिनेट है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है, जो आश्रित होता है, मतलब ये सेंटेंस इससे रिलेटेड हो, मतलब इस पे आश्रित हो, तो ये इसके बाद इट इज़ या इट वॉज, इनके बाद जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ होगा बच्चों, वो होगा सब्जेक्ट के फॉर्म में। कैसे होगा, सब्जेक्ट के फॉर्म में। कौन सा केस होगा, उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। अंडरस्टूड, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर रिस्पॉन्सिबल हो गया 30, आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट अ शॉक। एक चीज़ ध्यान दो, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं है ना, मैं आश्चर्यचकित हूँ, मतलब ये एक तरह से आप कहोगे कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है ना। जब भी दो सब्जेक्ट, दो सेंटेंस, एक ये सेंटेंस और दूसरा आगे ये सेंटेंस, कोई भी दो सेंटेंस अगर जोड़े जाते हैं किसी WH वर्ड, ये WH वर्ड है ना, WH वर्ड से, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये WH वर्ड क्या बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है। और जब कंजंक्शन बन जाता है ये WH वर्ड, तो इसके बाद आने वाला, इस WH वर्ड के बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये होता है सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म का मतलब मैं बता देता हूँ, सिंपल फॉर्म में होता है, और सिंपल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद वर्ब। अब वर्ब कुछ भी हो सकती है, इसमें आगे हेल्पिंग वर्ब दे सकता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब दे सकता है, या डायरेक्ट मेन वर्ब, वो तो अकॉर्डिंग टू टेंस पे जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, वर्ब के बाद जो आगे की चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह, ये जरूरी है तो लगेगा नहीं, बट ये WH वर्ड के बाद क्या होगा, ये सिंपल सेंटेंस यूज़ किया जाएगा, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में। कब, जब ये WH वर्ड किसकी तरह से यूज़ किया गया है, कंजक्शन की तरह से। कंजक्शन की तरह से कब, जब यहाँ पे S1 एक सब सेंटेंस और यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस, दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है। कंजक्शन का काम तो जोड़ने का ही होता है, अगर WH वर्ड इन दो सेंटेंस को जोड़ता है तो वहाँ पे ये WH वर्ड क्या होता है, कंजक्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ें आप लोगों ने नरेशन में भी पढ़ा था, है ना, लेकिन नरेशन में कैसे टीचर बता देते हैं, वो कहते हैं कि WH वर्ड ही यहाँ पे आ जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा और इसके बाद सेंटेंस सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये रूल है कि कंजक्शन के बाद कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं लिखा जाता है, या सेंटेंस को इन्वर्जन फॉर्म में नहीं लिखा जाता है किसी कंजक्शन के बाद। ये कब होता है, जैसे अगर मान लो ये रहता, वाई आर यू टिंकरिंग, है ना, टिंकरिंग, वाई आर यू टिंकरिंग, और क्वेश्चन मार्क दे दिया यहाँ पे, तब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब ये सेंटेंस कैसे फॉर्म में रहेगा, इन्वर्जन के फॉर्म में रहेगा, या कह सकते हो इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब ये सेंटेंस और एक यहाँ पे सेंटेंस जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे ये WH वर्ड जो है ये इंट्रोगेटिव नहीं होकर के, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब ना होकर के ये क्या हो जाता है, कंजक्शन हो जाता है। और कंजक्शन का रूल ये है कि कंजक्शन के बाद सेंटेंस क्या होता है, सिंपल फॉर्म में, यानी सब्जेक्ट और वर्ब यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आर यू नहीं होगा, ये होगा यू आर टिंकरिंग। क्या होगा बच्चों, यू आर टिंकरिंग विद द वायर। टिंकरिंग का मतलब बोले झटके मारने लगता है, हिलने लगता है व्यक्ति, तो वो टिंकरिंग होगा। यू माइट गेट अ शॉक, शायद तुमको झटके लगे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स के पीछे आप सोल्यूशन जानिए कि ये चीज़ें है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज।
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या क्या गलती हो सकती है वो बता देता हूँ। जॉन, आई एंड हरी, जॉन, मैं और हरी अपना काम क्या कर रही है, फिनिश कर चुके हैं, अपनी स्टडी फिनिश कर चुके हैं, तो ये क्या है, वर्ब है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग होती है, ये पूरे इंग्लिश ग्रामर का रूल है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं, अब 3 व्यक्ति एंड से जुड़े गए हैं, यानी 3 व्यक्ति मिलकर प्लूरल बन जाते हैं, तो ये वर्ब कैसी है, प्लूरल है, यानी वर्ब तो सही है। अवर स्टडीज़ मतलब हमारी स्टडीज़ को। गलती क्या है, ये सब्जेक्ट जो है ये करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। एक रूल होता है, जब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों एक ही सेंटेंस में हो, अगर यूज किए गए हो तीनों, या कभी कभी 2 आ जाते हैं, कभी कभी 3 आ जाते हैं, तो उनका सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, देखो करेक्ट सीक्वेंस होगा 231। किसके लिए, जब वो सब्जेक्ट कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। 231 यानी सबसे पहले अगर यू आया है तो यू पहले होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए किसी का नाम है, थर्ड पर्सन है, या ही है, या किसी का नाम हो। थर्ड पर्सन का मतलब किसी का नाम नाउन हो गया, या फिर ही, सी, इट, या फिर दे, सॉरी यहाँ पे तो सिंगुलर की बात की जा रही है अभी ना। और फिर एंड करके जो ये फर्स्ट पर्सन मतलब 231 में फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा, फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, आई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस होना चाहिए, समझ में आ गया। अगर इसको एग्जाम में ही, यू एंड आई लिख दिया तो भी गलत है, आई पहले कर दिया, ही बाद में कर दिया, यू उसके बाद कर दिया तो भी गलत है। क्या सीक्वेंस होना चाहिए, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। ये कब, जब सिंगुलर हो। अब देखिए ही और आई तो सिंगुलर है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो इसको कंसीडर हम दोनों में कर लेते हैं। यहाँ पे सिंगुलर के साथ सिंगुलर मानते हैं और प्लूरल के साथ प्लूरल मानते हैं। दूसरा रूल क्या होता है, अगर ये प्लूरल हो तब क्या रूल होता है, तब रूल होता है बच्चों 131। तब फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। मतलब कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वी, सेकंड पर्सन का प्लूरल यू ही रहता है, एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, या तो कोई नाउन दिया गया है, नेम है किसी का, सॉरी नाउन है कोई प्लूरल फॉर्म में, वो भी थर्ड पर्सन होता है, या फिर दे दिया गया है, दे, ये भी, तब ये सीक्वेंस यूज करेंगे। वर्ब ध्यान रखिएगा, ये तो सब्जेक्ट के रूप में ये सीक्वेंस यूज किया जाएगा, लेकिन वर्ब क्या होगी, वर्ब दोनों ही केस में क्या होगी, प्लूरल ही होगी। और पॉजेसिव केस क्या होगी, इन दोनों केस में अवर का यूज किया जाएगा, चाहे पहले वाला जो केस बताया था, चाहे ये वाला, दोनों केस में अवर का यूज किया जाएगा। जब भी फर्स्ट पर्सन यूज कर दिया जाता है सब्जेक्ट के फॉर्म में, चाहे वो आई हो या फिर वी हो, इन दोनों में से कोई भी यूज कर दिया जाता है और उसके बाद यू या कोई एक और सब्जेक्ट यूज किया जाता है, तो ये अवर में चेंज हो जाता है। अगर सिर्फ आई रहता है तभी ध्यान रखिएगा माई का यूज करते हैं पॉजेसिव केस में, या वी रहता है तो अवर का यूज करते हैं। लेकिन आई के साथ कोई और भी सब्जेक्ट अगर आ गया, आई एंड ही, मतलब ही एंड आई अगर दे दिया गया, 2 सब्जेक्ट आ गया, तब माई का यूज नहीं किया जाता बच्चों, क्या यूज किया जाएगा, अवर का यूज किया जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें गलती क्या क्या हो, 1 मिनट, लेट मी इरेज इट। तो ये गलती क्या है, 231 यानी 31 क्या होगा, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे ना होकर के बच्चों यहाँ पे जाएगा और हरी पहले जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन में आएगा ना, किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है, तो ये होगा, मतलब ये होगा जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। देखिए गलती मान लीजिए ये सही दिया होता, अगर यहाँ पे ये सही दिया होता, गलती इसमें भी कर सकता है, हैव की जगह हैज़ कर देता तो भी गलत हो जाता, फिनिश्ड आवर की जगह पे योर कर देता तो भी गलत हो जाता, या देर कर देता तभी भी गलत हो जाता। ये क्या होगा, आवर ही होगा, सॉरी ये आवर होगा, अंडरस्टूड। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ज्ञान रखिएगा बच्चों। इफ़ यू वांट टू क्रैक द SSC CGL मेंस बैंक PO examinations, you have to go through the details of the grammar as well as vocabulary as well as the understanding in English. Only then you will be able to crack the exam guys. Next questions. He does not know to swim. एक चीज़ ध्यान रखना, इन्फिनिटिव डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है जब यहाँ पे एक डाउट तरह से बात की गई हो। नो के बारे में पूछा जा रहा है ना, ये क्या कह रहा है कि ही डज नॉट, उसको नहीं पता कि कैसे तैरा जाता है, सेंस यही है ना। तो टू स्विम नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरा जाता है, ये टू स्विम नहीं। वैसे ये पार्ट प्रोनाउन का नहीं है, हालांकि इसमें क्वेश्चन दे दिया है, ये जो है ये है आपके, जब आप लोगों को नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा उसमें इन्फिनिटिव के बारे में बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा इसको डिटेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, क्वेश्चन नंबर 33, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड, सभी ड्रेसेस कैसे दिखते थे, अच्छे दिखते थे, एंड शो, और इसलिए आई बॉट ऑल ऑफ इट नहीं होगा, ड्रेसेस क्या है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ देम यूज करेंगे, ऑल ऑफ देम, दैट इट यूज नहीं करेंगे बच्चों, देम THEM, सॉरी ऑल ऑफ देम को ऐसे लिखते हैं महाराज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, दोज पीपल मतलब वो लोग, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड, जो मेहनत नहीं करते हैं, कठिन मेहनत है, डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, ये दोबारा दे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, दोज पीपल एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, उसके लिए यही रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है यही सब्जेक्ट का काम करता है आगे आने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में यही सब्जेक्ट होता है बच्चों, है ना, ये एंटीसीडेंट है, यही सब्जेक्ट का काम करेगा, और रिलेट कौन करता है, आपको हु करता है। तो ये दे का यूज अननेसेसरी है, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दे का यूज़, है ना, ये सीधे होगा दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ,
ही बाथड हिमसेल्फ इन द रिवर, इन अ रिवर, ही बाथड। ऐसा भी इसमें कोई देखिए कौन कौन से वर्ड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं किया जाता है जनरली, है ना। टर्न, बेथ, स्टॉप, है ना, और क्वालिफाई, मूव, रेस्ट। इन वर्ड के साथ नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सेल्फ या सेल्फ्स लग करके बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड गाइस। अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं बच्चों, है ना। आगे आप लोगों के पूरे चैप्टर्स करवाऊंगा, जितने भी चैप्टर्स ग्रामर के होते हैं पूरी इंग्लिश पढ़ाऊंगा, और मैथमेटिक्स भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा अभी कुछ टाइम बाद। पहले आप लोग इंग्लिश पढ़िए, बने रहिएगा ऐसे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।